लूकास अभिकर्मक, ठीक है ना। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमने कहा यदि He+ के लिए प्रथम कक्ष की ऊर्जा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो द्वितीय कक्ष के लिए इसकी ऊर्जा होगी। तो साथियों ऊर्जा निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि En बराबर -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है ना। तो -13.6 किस एटम के लिए पूछ रहा है? हीलियम के लिए पूछ रहा है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2, यानी कि 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और नंबर ऑफ सेल यानी कि कोष की संख्या कौन सी है? सेकंड है। तो यहाँ पर भी n का मान भी कितना है? 2। तो 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। और हमारे पास जो द्वितीय कक्ष की ऊर्जा आएगी वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है ना साथियों। तो हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Li+2 तृतीय कोष तथा Be+3 के तृतीय कोष की त्रिज्याओं का अनुपात होगा, ठीक है ना। रेडियस रेशो हमसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था क्या R1 त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला था R बराबर 0.529 इंटू n²/z, यानी कि त्रिज्या के जो प्रोपोर्शनल था समानुपाती है वो तो है कोष की संख्या, और जो व्युत्क्रमानुपाती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो है परमाणु क्रमांक। तो देखिए त्रिज्या अनुपात यानी कि R1/R2 बराबर में हो जाएगा N1/N2 का स्क्वायर इंटू Z2/Z1, ठीक है दोस्तों। अब पहला कौन सा कोष दे रखा है? लिथियम का दे रखा है द्वितीय कोष। तो N1 का मान हो जाएगा 2 और N2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। तृतीय कोष दे रखा है, ठीक है ना। इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और Z2 यानी कि जो सेकेंड एटम हमें दे रखा है उसका मान लिखना है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 4। और Z1 यानी कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना? 3, ठीक है ना। देखिए आप 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना? 9 इंटू 4/3। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, ठीक है ना। और 9 तिया 27। तो 16:27 क्या आ जाएगा? R1 R2 का मान आ जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। त्रिज्या अनुपात से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा, 100% पूछने के चांस रहते हैं, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें अगर फॉर्मूला ज्ञात है तो उसमें डिजिट अच्छे से रख देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे Z2 ऊपर दे रखा है तो Z2 यानी कि दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर जो दूसरा तत्व दे रखा है वो कौन सा है? बेरिलियम। और इस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 4, ठीक है ना। चलिए भाई, और लिथियम का 3 होता है, यानी कि Z1 पहला परमाणु क्रमांक 3, इसलिए ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा प्रमुख क्वांटम, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3, और हमसे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n बराबर 3 के लिए संभावित द्विवंशी क्वांटम संख्या L का मान होगा। देखिए साथियों कि L का फॉर्मूला होता है 0 से n-1। जो L है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या को हम लिखते हैं स्मॉल l से, और एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विवंशी क्वांटम संख्या को हम लिखते हैं स्मॉल l से। और स्मॉल l यानी कि निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 0 से n-1। यहाँ पर जो n है ये है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यानी कि प्रमुख क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, अब इसकी मान हमें दे रखा है तो L बराबर हम कह सकते हैं 0 से, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दे रखा है? 3। तो हम क्या कर देंगे? 3-1। तो हमारे पास 0 से क्या आ जाएगा? 3-1 करेंगे तो 2। तो यानी कि 0 और से का अर्थ है कि 0 और 2 के बीच में कोई डिजिट आती है क्या दोस्तों? बिल्कुल आती है। कितनी? 1। तो हमारे पास L के संभावित मान हो सकते हैं 0, 1, 2। तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कोई सा। तो देखो 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, 0, 1, 2। तो इसमें भी हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है
वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आपको पढ़ा रखी हैं सारी चीज़ें, ये फॉर्मूले वगैरह लिखा रखे हैं आपको, तो सोच समझकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। चलिए, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें है? आपको 4 परमाणु दे दिए, चार्ज दे दिया, उदासीन भी दिए हैं, और पूछ रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन की वो हमसे बात कर रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे ये कोई ऑर्बिटल है, कक्षक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल हमें दिखता है तो अब हम कहते हैं ये क्या है साथियों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो फिर वो क्या करेगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन। देखिए, युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में चक्रण से भरे जा रहे हैं, ठीक है ना, एक चक्रण से एक विपरीत चक्रण से, तो हम कह देते हैं युग्मित। अब वो हमसे पूछ रहा है अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन से युग्मित? अयुग्मित। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो हमसे, ठीक है ना, तो हम निकाल सकते हैं साथियों आसानी से। देखिए, सबसे पहले उसने हमसे कहा क्या? Fe+2। क्या कहा साथियों? Fe+2। तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, ठीक है ना। Fe का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 26। और इसका आउटर मोस्ट शेल का, बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आर्गन, उसके बाद 4s2 और 3d6, ठीक है। देखिए, अब पहला एटम हमको दिया गया है Fe+2, तो Fe+2 में आर्गन Ar के बाद में जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उससे ही पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव हो जाएंगे? 4s2 से, यानी कि निकल जाएंगे। तो 4s तो हमारे पास हो गया क्या? 0, और 3d क्या हो गया? 6, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो d उपकोष होता है उसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है साथियों? 5। और 5 कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हुंड के नियमानुसार सिंगल सिंगल और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हमको देखने को मिली वो कितनी है? 4। कितनी है साथियों? 4। सेकंड है Fe+3 में बात करें तो Fe+3 में भी देखिए आप, आर्गन Ar के बाद में 4s0, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकल गए, +3 का अर्थ है कि 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, तो वो कहाँ से जाएगा? 3d6 से जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3d5। वही D उपकोष में कक्षक 5, और 5 कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं हुंड के अकॉर्डिंग, तो सिंगल सिंगल यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों? 5, ठीक है ना। फिर है हमारे पास Fe+4। Fe+4 में देखिए आप, आर्गन Ar के बाद में 4s0 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा साथियों? 4, क्योंकि अब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची? 22, ठीक है ना। तो 18 और 4 22। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 4। तो 5 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। और 1 दिया गया है Fe, तो Fe की हम बात करें तो इसमें भी देखो आप, 4s तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 3d की बात करें तो इन 5 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 1 ही 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर भी कितनी देखने को मिली? 4। कितनी साथियों? 4। तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने को मिली किसमें? Fe+3 में। किसमें? Fe+3 में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी Fe+3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये रहे आपके सामने, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो आप, पिरामिड आकृति का अणु है, पिरामिड आकृति किसकी होती है? तो बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले PCl3 की, किसकी? PCl3 की। हम जानते हैं कि सेंट्रल एटम फास्फोरस है और क्लोरीन, 3 क्लोरीन जुड़ी हुई हैं। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। तो संकरण निकालते हैं सबसे पहले। तो संकरण H बराबर 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन माइनस कैटायन की संख्या प्लस एनायन की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए आप 1/2
इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के कितने होते हैं 5 और वैलेंट कितने होते हैं 3। चार्ज कोई दिया गया नहीं है तो यहाँ पर देखिए आप 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो 2 से क्रॉस किया कितनी बार 4 बार, यानी कि हमारे पास बंद युग्म की संख्या कितनी आई 4। तो हम कह सकते हैं कि जो संकरण होगा वो कौन सा होगा sp3। PCl3 में जो संकरण का मान आएगा वो कितना आएगा sp3, ठीक है ना। और sp3 में देखिए आप जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बन जाएगी फास्फोरस, और फास्फोरस से 3 क्लोरीन जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और एक फास्फोरस के पास क्या रह जाएगा लोन पेयर, क्या रह जाएगा दोस्तों लोन पेयर, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फास्फोरस की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडी, ठीक है ना, त्रिकोणीय पिरामिडी। त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो संकरण sp3 हो जाएगा और जो ज्यामिति होगी वो कौन सी हो जाएगी त्रिकोणीय पिरामिडी, क्योंकि आप जानते हैं फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है कितना 15। और बाह्यतम कोश में बात करें तो नियॉन के बाद देखिए आप 3s2 और 3p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन p के तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, और s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लोन पेयर के रूप में हैं, इसलिए हमने कह दिया कि संकरण का मान कितना आया sp3, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर जो आएगी ज्यामिति जो आएगी वो त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी, ठीक है। जबकि शेष और की हम बात करें SO3 की, तो देखो आप SO3 में सल्फर, और सल्फर का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है ना, 3s2 3p4, तो 6 इलेक्ट्रॉन से क्या जुड़ जाएंगी 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि समतल त्रिकोणीय। कैसी आएगी समतल त्रिकोणीय। और संकरण की बात करें तो संकरण कौन सा हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि बंद युग्म की संख्या 3, तो संकरण हो जाएगा SO3 में सल्फर का कितना sp2, क्यों बंद युग्म की संख्या कितनी आ रही है 3। नेक्स्ट बात करते हैं CO3-2, ये क्या है CO3-2, तो यहाँ पर कार्बन से देखो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, वैलेंसी 4 है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस माइनस, तो संकरण में देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा sp2, और जो ज्यामिति आएगी वो क्या आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि इन दोनों की जो स्ट्रक्चर या ज्यामिति हमें देखने को मिल रही है वो क्या है समतल त्रिकोणीय है, ठीक है ना। और NO3- में नाइट्रोजन परमाणु, उस नाइट्रोजन परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कितनी 3, देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 और ये प्लस, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पर आ जाएगा क्या माइनस। तो यहाँ पर भी हम बात करें तो सिग्मा 1 2 और 3 सिग्मा हैं, ठीक है ना। 3 सिग्मा के कारण संकरण कौन सा हो जाएगा sp2। और ज्यामिति की बात करें तो इन तीनों में ही किसमें SO3 CO3-2 और NO3- में कौन सी देखने को मिलेगी समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बंद कोण का मान आएगा वो आप जानते हो कितना आता है 120, ठीक है ना। और संकरण कौन सा हो जाएगा sp2। तो पिरामिडी आकृति का अणु हमें देखने को मिला कौन सा है PCl3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। संकरण से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप निकाल सकते हो, 2 फॉर्मूले होते हैं आपके सामने हैं, एक होता है H बराबर, आप निकाल सकते हो सिग्मा प्लस लोन पेयर से भी, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करें साथियों, तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कौन सा कि निम्न में से रंगहीन आयनों का जोड़ा है, निम्न में से रंगहीन आयनों का जोड़ा पूछ रहा है, यानी कि कलरलेस, ठीक है ना। तो रंगहीन यानी कि कलरलेस किनको कहेंगे हम,
ठीक है ना। तो देखो आप रंगहीन या कलरलेस, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, 0, यानी कि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। कैसा विन्यास पाया जाता है, युग्मित, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाएगी। तो देखिए कैल्शियम Ca+2 की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 20, और आर्गन Ar के बाद में इसमें 4s कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 0, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। Zn+2 की बात करें तो एटॉमिक नंबर 30+2, तो देखिए आप आर्गन Ar के बाद में 4s हो जाता है 0 और 3d हो जाता है 10, यानी कि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। तो हम कह सकते हैं कि Ca+2 और Zn+2 दोनों की जो प्रकृति होगी वो रंगहीन होगी, यानी कि कलरलेस होगी। ये विलयन में अपना कोई भी रंग नहीं डालेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करें, राइट आंसर Ca+2 और Zn+2 ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रबर बहुलक है। कृत्रिम रबर या सिंथेटिक रबर इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम रबर किसका बहुलक है, ठीक है ना। तो कृत्रिम रबर बहुलक होती है किसकी, क्लोरोप्रीन की। किसकी, क्लोरोप्रीन की। ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट आंसर क्या रहेगा, क्लोरोप्रीन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का। ये किसका होता है, आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर। नेचुरल जो रबर होता है वो किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का, ठीक है ना। और सिंथेटिक रबर जो होता है, या इसको कृत्रिम रबर कहते हैं, सिंथेटिक रबर या कृत्रिम रबर इसी को कहते हैं साथियों। ये क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दें तो कौन सा उत्पाद बन जाएगा, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म CaCl3 आप खुले में छोड़ोगे तो किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो O2 के साथ क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या बना लेगा, COCl2, क्या बना लेगा, COCl2, यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, COCl2 बन जाएगा। और इसी को हम कह देते हैं क्या, फॉस्जीन गैस कहते हैं। जो विषैली गैस होती है ना साथियों, उसी को कहते हैं क्या, फॉस्जीन। तो ये कौन सा उत्पाद बना लेता है, फॉस्जीन बना लेता है। कौन सा, फॉस्जीन, ऑप्शन ए। और इसको हम बात करें क्या कह सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्जीन को कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन को कहते हैं COCl2 को, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, फॉस्जीन, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ें। अगर सूर्य के प्रकाश में छोड़ेंगे, वातावरण में आप खुला छोड़ेंगे, तो आप जानते हो कि वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, फॉस्जीन बना लेता है, ठीक है ना, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है। चलिए नेक्स्ट, K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो ज़रा, K2Cr2O7 उसमें किसका, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछ रहा है भाई। बता सकते हैं आराम से, देखो इधर लिख देता हूँ, K2Cr2O7 जिसको पूछ रहा है उसको क्या कहेंगे, X मानेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम परमाणु की वैलेंसी कितनी होती है, +1। कितने अणु हैं, 2, K2 दे रखा है उसने, ठीक है ना, यार नहीं है, K2। तो +1 देखिए ये दे रखा है K2, यानी कि +1 इंटू कितने अणु से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है ना। और जिसका निकालना होता है उसको मानते हैं 2x। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में लगाते हैं प्लस, क्लियर। और यहाँ पर हम इसको x लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर परमाणुओं की संख्या क्या दी हुई है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 2x। और फिर 2 एटम के मध्य में लगाते हैं प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, कितने अणु हैं, 7, बराबर में 0।
अगर ऊपर कोई चार्ज दे रखा होता है इस मॉलिक्यूल कंपाउंड के अंदर तो हम वो बराबर में लिखते हैं उस चिन्ह को, माइनस या प्लस को, लेकिन नहीं दिया हुआ है इसलिए लिखते हैं 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2x 7 दूनी 14। और आप जानते हो कि प्लस और माइनस में से किसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, माइनस को। तो 7 दूनी 14 बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। यानी कि माइनस और प्लस में एक ऐसे भी समझ सकते हो आप कि घर में जो मम्मी होती है वो माइनस, पापा होते हैं वो प्लस, ठीक है ना। और जब भी मम्मी और पापा में लड़ाई हो जाती है तो आप देखते हो कि लास्ट में जीत किसकी होती है, मम्मी की, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर माइनस रख दिया। तो 2x बराबर -14 इधर जाएगा तो प्लस का, और प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। 2x बराबर कितना, 12। तो x बराबर हम कह सकते हैं 12 बटे क्या, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमसे पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा, C, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट आपसे बात करें कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व है। अगर पीरियोडिक टेबल की हम बात करें, आवर्त सारणी की आपसे बात करें, देखिए पीरियोडिक टेबल की हम बात करें भाई कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर किसकी होती है, तो पीरियोडिक टेबल में तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण दर्शाने वाला जो एलिमेंट्स है वो होता है ऑस्मियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 76। और ये कितना दर्शाता है, +8 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, कितना, +8, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो ऑस्मियम तो हमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है ना, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ऑस्मियम के बाद हम देखते हैं कि एक 3D श्रेणी होती है। उस 3D सीरीज में एक एलिमेंट्स देखने को मिलता है मैग्नीज, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। और मैग्नीज अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना, +7, कितना, +7। तो हमारा यही है कि भाई आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व है ऑस्मियम। जब ऑप्शन में नहीं है तब हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज, Mn, ऑप्शन V। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने कहा क्या कि किसके ओजोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होगा, किसके ओजोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होगा। तो एसीटोन की बात करें तो एसीटोन होता है क्या, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये इसको कहते हैं हम एसीटोन। तो देखिए आप ओजोनी अपघटन करेंगे तो सबसे पहले आइसोब्यूटेन की बात करते हैं। तो आइसोब्यूटेन यानी कि CH3 बॉन्ड C CH3 ब्यूटेन यानी कि डबल बॉन्ड आएगा CH2 CH2, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गई क्या, आइसोब्यूटेन। और इस आइसोब्यूटेन की क्रिया हम करा रहे हैं किससे, ओजोन O3 से। किससे करा रहे हैं, ओजोन से। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O और बॉन्ड O, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगी। H2 को मैंने सिंगल सिंगल के रूप में लिख दिया और यहाँ पर देखिए सबकी बैलेंसी कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। अब देखो आप, अब इसका क्या कराते हैं बच्चों, अब इसका कराते हैं जल अपघटन। क्या कराते हैं, जल अपघटन, H2O। तो ये जल अपघटन में ये ऑक्सीजन है, इसको ये H2O एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और ये H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाएगा। ये H2 और साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ के, माइनस का अर्थ है कि इस अभिक्रिया से कहाँ होते हैं, बाहर निकल जाएगा। कौन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा उत्पाद के रूप में, देखिए CH3 ये रहा बॉन्ड C, ये ऑक्सीजन बच रही है ना, ये ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, एक बच रही है, उसको हमने जोड़ दिया डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और एक इस CH3 को जोड़ दिया, यानी कि ये देखो ये वाला पोर्शन हमने ये ले लिया, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। आप कहोगे डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, भाई कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करनी है। कार्बन की बैलेंसी या संयोजकता का मान कितना होता है, 4, 1 2 और 2 4। यहाँ पर तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से क्लियर हो रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी बैलेंसी कंप्लीट है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन की बैलेंसी दूसरे ऑक्सीजन से कंप्लीट थी, और ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो साथ में हमारे पास बन जाएगा SCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसी को कहते हैं साथियों क्या, एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन, ठीक है ना।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि किसके ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन यानी कि हमने क्रिया किससे कराई, O3 से, ओजोन से, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, फिर इसका हमने जल अपघटन करा दिया तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में ऑक्सीजन चली जाती है बाहर, उसके बाद एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड हमारे पास उत्पाद के रूप में बच जाते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें रहेगा आइसोब्यूटीन। क्या रहेगा? ऑप्शन ए, आइसोब्यूटीन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि AlCl3 का जलीय विलयन होगा, तो AlCl3 के जलीय विलयन की हमसे पूछ रहा है। तो AlCl3 क्या करता है साथियों, AlCl3 क्या करेगा कि 6 जल के अणुओं से क्रिया करता है और बना लेता है क्या, AlH2O का होल 6, ठीक है ना, +3 और 3Cl माइनस, ठीक है ना। अब इसका क्या कराते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, ये हाइड्रेट एल्यूमिनियम आयन आसानी से हाइड्रोलाइसिस की क्रिया के द्वारा H+ क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या करेगा? डोनेट। H+ आसानी से निकल जाएगा यहाँ से। अब H+ आसानी से निकलेगा तो आप जानते हैं जहाँ से H+ आसानी से निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, अम्ल। यानी कि AlCl3 की जो प्रकृति होगी वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय है। किसके कारण होती है? एल्यूमिनियम हाइड्रेट आयन के कारण होती है। अगर आयन पूछ लेता है यहाँ पर तो हम लिखते Al+3। क्या लिखते हैं साथियों? Al+3, एल्यूमिनियम हाइड्रेट आयन। ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमने कहा अम्लीयता का बढ़ता क्रम होगा, HF, HCl, HBr, HI, इन सब में हमसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय नेचर किसकी रहेगी, अम्लीय प्रकृति सबसे अधिक किसकी रहेगी, सबसे कम किसकी रहेगी। ठीक है ना। तो देखिए आप कि HF, HCl, HBr और HI ये दे दिया आपको। ठीक है ना। HF, HCl, HBr, इनमें हमें देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो तो कॉमन एटम है, वो तो क्या है, कॉमन एटम है। डिफरेंट जो हमें देखने को मिला वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है वो सभी एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, एक ही वर्ग के सदस्य हैं। ठीक है ना। एक ही वर्ग है, कौन सा, 17वां वर्ग है। और एक वर्ग में आप जानते हो ऊपर से नीचे आते हैं, कौन सा वर्ग है, 17वां वर्ग है। इस एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ती है। साइज क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आकार जब बढ़ता है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, आकार जब बढ़ता है तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आकार अधिक होगा तो बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध लंबाई भी क्या हो जाएगी साथियों, अधिक हो जाएगी। और बंध लंबाई अगर अधिक होगी तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बंध सामर्थ्य या बंध शक्ति का मान क्या हो जाएगा, कम। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आए, साइज अधिक तो बॉन्ड लेंथ अधिक हुई, और बॉन्ड लेंथ अधिक हुई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बंध सामर्थ्य, बंध क्षमता वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगी साथियों, कम हो जाएगी। यानी कि ये HI है, ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूटेगा। HI की बंध लंबाई अधिक है यानी कि बंध सामर्थ्य कम है, तो ये आसानी के साथ क्या होता है, टूट जाता है। आसानी के साथ टूटेगा तो H+ आसानी से देगा। ठीक है ना। इसके बाद HBr आसानी से देगा। HBr के बाद में HCl और HCl के बाद में HF। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सबसे अधिक जो अम्लीय प्रकृति होगी वो किसकी होगी, जो अम्लीय प्रकृति अधिक किसकी रहेगी, जो आसानी से H+ देगा। आसानी से H+ कौन देगा, जिसका आकार अधिक होगा। क्यों, आकार या साइज अगर अधिक है तो बॉन्ड लेंथ अधिक है, बंध लंबाई अधिक है, बंध लंबाई अधिक है तो आसानी से टूटेगी। यानी कि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध शक्ति या बंध सामर्थ्य का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। कम ऊर्जा में ही वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और कम ऊर्जा में टूटेंगे तो सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति किसकी, HI, फिर HBr। तो देखो HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड कहते हैं साथियों किसको, SOCl2 को, SOCl2 को क्या कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कह देते हैं। ठीक है ना।
ध्यान रखना। बामर श्रेणी के लिए कौन सा संक्रमण सही है, ठीक है ना। बामर श्रेणी की हमसे बात कर रहा है, तो हमने श्रेणी पढ़ी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 7, एक पढ़ी n बराबर 1, उस श्रेणी का नाम था लाइमन श्रेणी। कौन सी? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज किस क्षेत्र में मिल रही थी? यूवी। किस क्षेत्र में मिल रही थी हमें? यूवी, यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट क्षेत्र में मिल रही थी। किसमें? अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है ना, यूवी क्षेत्र में मिल रही थी। तो लाइमन सीरीज और n बराबर 2 पर हमारे पास सीरीज कौन सी थी? वामर, ठीक है ना। कौन सी? वामर सीरीज, ठीक है ना। और सीरीज किस में मिलती है? दृश्य यानी कि विजिबल रीजन में मिलती है, दृश्य क्षेत्र में, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इस वामर पे देखो रेखाएं कहाँ से आ सकती हैं, तो n बराबर 3 से आ सकती हैं, n बराबर 4 से, 5 से, 6 से और 7 से आ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा संक्रमण सही है। तो सबसे पहले देखना होगा कि जो वामर सीरीज है वो किस पर है बेटा? 2 पर, n बराबर 2 पर। n बराबर 3 पर कौन सी थी? पाशन। नंबर 4 पे ब्रैकेट, 5 पे फुंड, और 6 पे कौन सी है? हम्फ्री। कौन सी? हम्फ्री, ठीक है ना। तो देखिए वामर पे एक तो 3 से रेखा आ सकती है, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, यहाँ से रेखाएं आ सकती हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये मिलती हैं सारी की सारी इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त क्षेत्र में। तो वामर पे रेखा कहाँ से आ सकती हैं? 3, 4, 5, 6, 7 से। और किस पर आएंगी? n बराबर 2 पर ही तो आएंगी। तो ऑप्शन ए तो हमारा वैसे गलत हो गया, क्योंकि 1 पर रेखा आ रही है, 1 पर तो लाइमन पे आएगी। 4 यानी कि किस पे आएगी? ब्रैकेट पे आएगी, ये भी गलत हो गया। तो 2 पे 1 से रेखा थोड़ी आती है बेटा, 1 से थोड़ी आती है, ये वैसे गलत हो जाएगा। n बराबर 4, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ सकता है। तो वामर श्रेणी के लिए कौन सा संक्रमण सही है? 4 से 2, यानी कि रेखा 4 से और खा सकती है, 2 पर आ सकती है। भाई वामर के लिए ये तो कन्फर्म है कि 2 पर ही आएंगी सारी रेखाएं, लेकिन 3 से 1 पर जा रही है, नहीं 2 पर आएगी। तो इन दोनों में देखा तो हमारा राइट आंसर कौन सा था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डी ब्लॉक तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है। भाई जैसे हम आपसे बात करें कि एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS 1 से 2। पी ब्लॉक का क्या होता है? NH2, NP 1 to 6, ठीक है ना। और डी का N-1 D 1 to 10 NS 1 से 2 हो सकता है या 0 से 2 हो सकता है। और एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2 F 1 to 14 N-1 D 1 to 10, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं यहाँ पर 0 से 1 और NH2। तो डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है N-1 D 1 to 10 और NS 1 से 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ट्राइटियम नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होंगे, ट्राइटियम की बात कर रहा है। तो ये हम हाइड्रोजन के समस्थानिक में पढ़ते हैं कि 1H1, 1H2 और 1H3 इनके नाम है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के। इसको तो कहते हैं क्या? प्रोटियम। क्या कहते हैं? प्रोटियम, ठीक है ना। 1H1 को क्या कह दिया? प्रोटियम। 1H2 को क्या कह दिया? ड्यूटेरियम। क्या कह दिया? ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या कह दिया? ट्राइटियम। क्या कह दिया साथियों? ट्राइटियम, ठीक है ना। अब देखो आप, प्रोटियम हमने कहा सामान्य जल के निर्माण में सहायक होता है। जो नॉर्मल वाटर होता है ना, सामान्य जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, उसके निर्माण में सहायक है। और सामान्य जल का भार पूछ ले तो कितना होता है? 80, 2 + 16, ठीक है ना। और ड्यूटेरियम जो होता है वो भारी जल के निर्माण में सहायक होता है। किसके में? भारी जल के निर्माण में सहायक होता है। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O,
C2O, ठीक है ना, और इसका बाहर आ जाता है 2 × 2 करेंगे तो 4 + 16 यानी कि कितना 20 पूछा जाता है। भारी जल का भार होता है कितना 20। ट्राइटियम की बात करें तो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना। अब देखो आप 1H1 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें आपसे, 1H2 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें आपसे। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, ऋणावेशित, माइनस लगा दो, प्रोटॉन धनावेशित प्लस लगा दो, न्यूट्रॉन कैसा कण है, उदासीन, तो N0। तो देखो आप एक एक की बात करें, और ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन भी 1, न्यूट्रॉन कितना होगा 1 - 1। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, A - Z, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से किसको घटाना है भाई। इलेक्ट्रॉन तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने होते हैं किसी तत्व में, यदि वो तत्व कैसा उदासीन है तो। प्रोटॉन उसमें परमाणु क्रमांक के बराबर रहेंगे, चाहे तत्व उदासीन है चाहे उस पर कोई चार्ज है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए n बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है A - Z, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या दी हुई होती है उस द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देना बेटा, उस द्रव्यमान संख्या में से घटा देना परमाणु क्रमांक को। किसको, परमाणु क्रमांक को घटा देना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन भी कितना 2 - 1 करेंगे तो 1, ठीक है ना। वैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व हाइड्रोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है 0, ठीक है ना। ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन कितने 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने 2। 3 - 1 करोगे ना, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2 आ रही है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन वी, ऑप्शन वी। ट्राइटियम नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी साथियों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आयनन विभव किसके अधिकतम है, प्रथम आयनन विभव किसके लिए अधिकतम है, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव, ठीक है ना। तो देखिए आयनन विभव क्या होता है, आयनन ऊर्जा होती क्या, बात है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब इस आयनन विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं साथियों। तो देखो पहला हम पढ़ते हैं परमाणु आकार, क्या पढ़ते हैं, परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। तो हम देखते हैं कि आकार या त्रिज्या का मान अधिक होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि वहाँ पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ परमाणु आकार त्रिज्या अधिक है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि जो IP होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। सेकेंड हम पढ़ते हैं क्या, प्रभावी नाभ की आवेश, जिसको हम लिखते हैं जेड इफेक्ट से, जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। प्रभावी नाभ की आवेश क्या होता है, प्रभावी नाभ की आवेश तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा, किसी परमाणु में उपस्थित